25 जुलाई 2026 रात के कुछ ही समय होंगे कि इंस्टाग्राम पर एक नया पेज आता है। कोई नया चेहरा नहीं, कोई नया नाम नहीं और कुछ ही घंटों में 10 लाख फॉलोअर्स। पेज का नाम था रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। मांग भारत की सबसे पुरानी और सबसे विवादित पॉलिसी को खत्म कर दो। लेकिन इस पेज की बायो में जो नारा लिखा है वो उसी आदमी का है जिसने इस देश में रिजर्वेशन की नींव रखी थी। ये कॉन्ट्राडिक्शन सिर्फ एक बायो की नहीं है, पूरे भारत की है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा और आज HB डिकोड पर हम जानेंगे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन फैक्ट बनाम मिथ। कहानी RHS से शुरू नहीं होती, कहानी शुरू होती है एक और नाम से, CJP, कॉकरोच जनता पार्टी। ये कोई असली पार्टी नहीं है या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। युवाओं का सेल्फ डिक्लेयर्ड सटायरिकल आंदोलन था। मुद्दा था पेपर लीक, एग्जाम इरेगुलेटरीज, नीट, रिक्रूटमेंट डिलेज। आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया और उसी लहर से निकला एक नया आंदोलन और इस बार निशाने पे एग्जाम नहीं रिजर्वेशन है। RHA की मांगे उनके अपने पोस्ट में साफ है। सुनिए, मेरिट ओवर कास्ट, बराबर फीस, बराबर एज लिमिट, बराबर कट ऑफ्स, मदद हो तो आर्थिक जरूरत के आधार पर और सरकारी फॉर्म से कास्ट का कॉलम भी हटा दो। पर एक बात और है, जो आंदोलन सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी मांगता है उसके अपने फाउंडर अनोनिम्स है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हम तय नहीं करेंगे, ये फैक्ट है और आज हम फैक्ट्स की ही बात करेंगे। RHA और उसके विरोधियों दोनों की तरफ से सोशल मीडिया पर 6 बड़े दावे हो रहे हैं। आज हर दावे का टेस्ट होगा एक एक करके। सबसे वायरल दावा, संविधान में रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए था। अंबेडकर खुद यही चाहते थे। आपने ये जरूर सुना होगा व्हाट्सएप पर, कमेंट्स में, शायद किसी न्यूज डिबेट में। अब फैक्ट सुनिए, संविधान का आर्टिकल 334 10 साल की सीमा सिर्फ एक चीज पर थी, लोकसभा और विधानसभा की रिजर्व सीट पर, यानी राजनीति की सीटों पर, सरकारी नौकरियों में, कॉलेज एडमिशन में, शिक्षा में। वहां 10 साल की कोई सीमा कभी लिखी ही नहीं गई और राजनीति वाली वो सीमा भी हर 10 साल में एक्सटेंड होती रही। आखिरी बार 104th अमेंडमेंट में 2030 तक वर्डिक्ट फॉल्स। 10 साल वाली बात सच, लेकिन सिर्फ राजनीतिक सीटों के लिए। नौकरी और शिक्षा पर यह दावा सिर्फ एक मिथ है, झूठा है। दूसरा दावा, रिजर्वेशन 50% से ऊपर जा ही नहीं सकता क्योंकि संविधान में लिखा है, जबकि फैक्ट है कि ये लिमिट संविधान में कहीं नहीं लिखा। ये आई 1992 के इंदिरा सोने जजमेंट से। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल दिया, सामान्य हालत में 50% से ज्यादा नहीं और एक्सपेक्टेशंस तमिलनाडु में 69%। दशकों से अपने कानून और 9th शेड्यूल की हिस्ट्री के साथ 2019 में EWS का 10% आया, 50% के ऊपर, और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी सही ठहराया। वर्डिक्ट फिर से फॉल्स। लिमिट असली है लेकिन वो जजों का बनाया प्रिंसिपल है, संविधान की लिखी हुई दीवार नहीं, और वो दीवार पहले ही कई जगह से खुल चुकी है। अब तीसरा दावा, 2024 के फैसले के बाद SC/ST रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर लागू हो गई। अमीर SC/ST परिवारों का रिजर्वेशन कट चुका है। ये वाला मिथ सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये आधे सच से बना है। अब 1 अगस्त 2026 को स्टेट ऑफ पंजाब बनाम दविंदर सिंह 7 जजेस, फैसला 6/1। कोर्ट ने कहा राज्य SC/ST के भीतर सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ताकि बेनिफिट सबसे पीछे रह गए समूहों तक पहुंचे और क्रीमी लेयर। 7 में से 4 जजेस ने अपनी राय में कहा कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये राय थी, ऑब्जर्वेशन बाइंडिंग ऑर्डर नहीं। आज की तारीख में सेंट्रल फ्रेमवर्क में SC/ST पर कोई जनरल क्रीमी लेयर लागू नहीं है। 2026 में नई पिटीशन आई। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और सरकार ने कोर्ट में इसका विरोध किया। तर्क ये कि SC/ST का डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इनकम से नहीं मापा जा सकता। मामला अभी अदालत में है, इसीलिए हम कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे। वर्डिक्ट फिर से फॉल्स। आज की तारीख तक दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खुला नहीं है। चौथा दावा है, दोनों तरफ से आता है, जो रिजर्वेशन गरीबों के लिए है। और उसी से अगला सवाल, तो अमीर SC/ST क्यों? यहीं पर इतिहास जरूरी हो जाता है क्योंकि रिजर्वेशन गरीबी हटाओ स्कीम के तौर पर बना ही नहीं था। 1932 का पूना पैक्ट। सवाल पैसे का नहीं था, सवाल था जिन समुदायों को सदियों तक बाहर रखा गया उनकी आवाज सत्ता तक पहुंच जाए। अंबेडकर के लिए ये चैरिटी नहीं थी, ये रिप्रेजेंटेशन थी, हिस्सेदारी। इसीलिए संविधान की भाषा में आधार बना सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस।
सिर्फ इनकम नहीं। एक सेकंड के लिए एक खेल खेलिए। सोचिए, आप पैदा होने वाले हैं, लेकिन आपको नहीं पता किस घर में, किस जाति में, किस गांव में। अब बताइए आप कैसा सिस्टम चुनेंगे? ये सवाल एक फिलोसोफर ने पूछा था, जॉन रॉल्स। और ये सवाल आज भी इस पूरी बहस की सबसे ईमानदार कसम। और 2019 में जब गरीबी को अलग से एड्रेस करना था तो संविधान ने नया रास्ता बनाया, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक रूट, अलग से। अब पांचवा दावा, जनरल कैटेगरी के गरीब के लिए इस सिस्टम में कुछ भी नहीं। 2019 तक ये दावा काफी हद तक सही था। फिर आया 103rd अमेंडमेंट, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10%, उन्हीं के लिए जो एससी, एसटी, ओबीसी में नहीं आते। लेकिन वहां आरएचए साइड का असली दर्द भी सुनिए। ईडब्ल्यूएस की इनकम लिमिट की अपनी बहस है। लिमिट से बस थोड़ा ऊपर वाला परिवार किसी लिस्ट में नहीं आता। छठा मिथ, असल में 2 मिथ्स हैं और ये दोनों तरफ के कमेंट सेक्शन में चलता है। रिजर्व सीट वाला मतलब कम काबिल और जनरल मतलब प्रिविलेज। दोनों दावे एक ही गलती करते हैं, वो करोड़ों लोगों को एक स्टीरियोटाइप में बदल देते हैं। हर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट डिसएडवांटेज में नहीं है, हर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट प्रिविलेज में नहीं है। एक ही कैटेगरी के अंदर हजारों अलग अलग हकीकतें। 6 में से 6 टेस्ट पूरे। लेकिन रुकिए, असली डॉक्यूमेंट्री आप शुरू कीजिए, क्योंकि मिथ्स के पीछे कुछ ऐसे सवाल छिपे हैं जो दोनों पक्ष अवॉइड करते हैं। पहला सवाल रिजर्वेशन समर्थकों के लिए है और ये आरएचए साइड का सबसे मजबूत सवाल है। अगर रिजर्वेशन एक करेक्टिव मेजर है तो इसकी सक्सेस कैसे मापी जाएगी? एग्जिट की परिभाषा क्या है? और अगर कोई परिभाषा है ही नहीं तो पॉलिसी का ऑडिट कौन करेगा? दूसरा सवाल आरएचए के लिए, और ये उतना ही मजबूत है। अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो चुका है तो डेटा ऐसा क्यों नहीं करता? 2007 में एक स्टडी हुई, थोराट और अटेबल, बिल्कुल एक जैसी क्वालिफिकेशन वाले रिज्यूमे, सिर्फ सरनेम अलग था। नतीजा, कॉल बैक रेट्स अलग। अब 2 आवाजें सुनिए। ये 2 असली स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेटिव कहानियां हैं, पहचान बदली हुई है। पहली आवाज, तीसरा अटेम्प्ट, कोचिंग की फीस की स्लिप हाथ में, घर की इनकम ईडब्ल्यूएस लिमिट से बस थोड़ी ऊपर। वो पूछता है कि मेरे मार्क्स ज्यादा थे लेकिन सीट उसकी होगी, मेरी गलती क्या थी? दूसरी आवाज, परिवार का पहला ग्रेजुएट, इंटरव्यू में डिग्री से पहले सवाल आता है सरनेम के बारे में। वो पूछती है मार्क्स बराबर करने से पहले क्या हमारी जिंदगियां बराबर थी? और तीसरा सवाल, दोनों पक्षों की। 26 जनवरी 1950 को अंबेडकर ने एक चेतावनी दी थी कि हम एक कॉन्ट्राडिक्शन से भरी जिंदगी में दाखिल हो रहे हैं, राजनीति में बराबरी और समाज में गैर बराबरी। 76 साल बाद एक एनोनिमस इंस्टाग्राम पेज उन्हीं के नारे से उन्हीं की बनाई पॉलिसी को हटाने की मांग कर रहा है। सवाल ये नहीं है ये आयरनी है या नहीं, सवाल ये है कि 76 साल में वो कॉन्ट्राडिक्शन खत्म क्यों नहीं हुआ? तो रिजर्वेशन हटाना चाहिए या नहीं, ये फैसला हम नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन हम आपको जवाब बताने लगे उस दिन ये डॉक्यूमेंट्री नहीं प्रोपेगेंडा बन जाएगी। हमने आपके सामने सिर्फ ये रखा है जो कहता है रिजर्वेशन हटाओ, उसने एक सवाल, जिस गैर बराबरी की वजह से ये पॉलिसी बनी थी, क्या वो सच में खत्म हो चुकी है? आपके पास इसका डेटा है? और जो कहता है कि रिजर्वेशन ऐसे ही चलता रहे, उससे भी एक सवाल है, क्या इसका फायदा सच में सबसे जरूरतमंद तक पहुंच रहा है? क्या आपके पास इसका डेटा है? अमर्त्य सेन ने लिखा था कि इंसाफ रूल्स की परफेक्शन में नहीं, जमीनी नतीजों में दिखता है। शायद असली मंजिल ये नहीं कि किसका कोटा जीता, असली मंजिल वो दिन है जब इस देश में किसी बच्चे का मौका उसके जन्म से तय ही ना, उस दिन ये बहस खत्म होने की शुरुआत होगी। रिजर्वेशन पर राय बनाने से पहले उसके फैक्ट जानिए। मैं ज्योति मिश्रा आपसे अलविदा लेती हूँ इसी वीडियो में। मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और फैक्ट बेस्ड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए HB Decode।